नमस्कार, मैं राकेश कुमार जिनगर, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास आरएनडीपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष का प्रथम अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो हमारी पहले ऑनलाइन क्लास जो हुई थी, जो अपलोड हुई है, उसके अंदर हम पुरातात्विक स्रोत के अभिलेखों के बारे में हमें अध्ययन किया था। मैं एक बार वापस रिमाइंड करा दूं आपको। पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य ये होता है कि जो उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियां, जो वस्तुएं, जो अवशेष हमें मिलते हैं, जिनसे हम इतिहास की जानकारी मिलती हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं मिलती जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमारा पहले वीडियो के अंदर अभिलेखों का हमने संपूर्ण रूप से चर्चाएं की थी। अभिलेखों के से कौन सी प्रकार जानकारी मिलती है, उसी की आगे के क्रम में आज हम अभिलेखों के बाद सिक्के के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन सिक्के मिट्टी के बनते थे, तांबे के बनते थे, चांदी के बनते थे, सोने के बनते थे, शीशे के बनते थे। शीशे का मतलब कांच, धातु के बनाए जाते थे। आहत या पंचमार्क भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का है या मुद्रा है। आहत, ध्यान रखिएगा, आहत जिसको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है, वो भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी की, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यह सिक्का है, जिसको ठप्पा मारकर पंच लगाकर बनाया जाता था, इसलिए पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा होती है, जिसे पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है, जिसे ठप्पा लगाकर पंच करके बनाया जाता था, इसीलिए इसको पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के का प्रचलन जो किया था, कुषाण शासक भीम कटफिसस ने किया था। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रचलित किए। कांच के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। देखिए, ये जो सिक्के का जो प्रचलन होता है, इन सिक्कों के प्रचलन से या अधिक से अधिक सिक्के के प्रयोग से उस क्षेत्र की या उस राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। जिस राज्य में अधिकांश सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका वहां का आर्थिक जीवन संपन्न था। यह किसी एक ही क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश राज्यों के सिक्के वहां मिलते, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यापारिक रूप से संपन्न था। बाहरी लोग भी यहाँ पर व्यापार करने आते थे। तो इन सिक्कों से, प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत की हम बात करें तो इन सिक्कों से हमें उस समय की प्राचीन काल की तत्कालीन आर्थिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है कि वहां का आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या था। इसी के आगे की क्रम बात करते हैं मूर्तियां। पुरातात्विक स्रोत का तीसरा बिंदु है मूर्तियां। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है प्राचीन काल में भारतीय इतिहास में मूर्तियों को बनाना। कुषाण काल के बाद कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में भी अनेक मूर्तियों को विकास हुआ है। यह मूर्तियां जन सामान्य धार्मिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित होती हैं। कुषाण काल में गांधार शैली, जो विदेशी प्रभाव से निर्मित एक शैली थी, जिससे मूर्तियों का निर्माण होता था, एक कला थी जिसके अंदर विदेशी प्रभाव ज्यादा थे, उसे गांधार शैली कहा जाता। तो उससे धार्मिक देवी देवताओं की या धार्मिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूर्तियों का निर्माण किया गया। एक मथुरा शैली और विकसित हुई थी कुषाण के काल में ही। वह पूर्णतः स्वदेशी यानी कि पूर्णतः भारतीय शैली से निर्मित थी। इन दोनों शैलियों से कई मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इन मूर्तियों से प्राचीन भारत की धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी मिलती है। आप शैलियों का प्रभाव इसलिए रहता है कि आप दक्षिण भारत में जाओ या उत्तर भारत में जाओ या भारत से बाहर विदेश में जाओ, तो वहाँ के मंदिरों या वहाँ के धार्मिक स्थलों की बनावट कुछ अलग प्रकार की होती है। हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दक्षिण भारत के मंदिरों की बनावट कुछ अलग प्रकार की, हमारे यहाँ की उत्तर भारत की मंदिरों की बनावट कुछ अलग प्रकार की। तो जिन शैलियों में उन मंदिरों का निर्माण होता है, वह उस क्षेत्र की कला कहा जाता है। जैसे कि मूर्ति कला की हम बात करें तो मूर्ति कला की दो कला थी, मथुरा शैली और गांधार शैली, जिनके अंतर्गत इन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो क्लियर, शैलियां गांधार शैली, एक मथुरा शैली। गांधार शैली जो थी विदेशी प्रभाव से युक्त थी और मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी युक्त थी।
पुरातात्विक स्रोत की आगे की बात करें, स्मारक एवं भवन। स्मारक भवन प्राचीन काल महल मंदिरों की शैलियां से वास्तुकला का विकास हुआ है। प्राचीन काल से 3 शैलियों का विकास हुआ जो निम्न है। उत्तर भारत की नागर शैली, नागर शैली में इमारतें भवन बनाए जाते थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी और मध्य भारत में बेसर शैली। ये 3 शैलियां थी, तीनों की अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इन शैलियों से कई मंदिर, स्तूप जो एक कटोरे नुमा होता था, स्तूप, स्मारक एवं भवन का निर्माण हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रकाश पड़ता था। अंतिम बिंदु इसका आता है पुरातात्विक स्रोत का चित्रकला। प्राचीन काल से ही मानव अपनी अभिव्यक्ति किसी न किसी चित्र रेखाओं के माध्यम से करता है। आज हम भी कहीं भी बैठते हैं तो किसी न किसी प्रकार की रेखाओं का खींचना, इस प्रकार की किसी प्रकार की आकृति बनाना एक ही मानवीय स्वभाव है। तो प्राचीन काल में भी मानव अपनी अभिव्यक्तियों को किसी न किसी रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करता था। प्राचीन काल के समय में चित्रकला से हमें विशेष जानकारी मिलती है, जैसे कि चित्रकला के जो प्रमुख जो केंद्र थे अजंता एलोरा, जो महाराष्ट्र हैं, वो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें मानवीय भावनाओं का सुंदर अभिव्यक्ति मिलता है। इन चित्रकलाओं से तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्यों की जानकारी मिलती है। यानी कि प्राचीन काल की ऐतिहासिक जानकारी हम चित्रकलाओं से मिलती है। इस प्रकार हम पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन किया। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेखों का हमने अपनी प्रथम क्लास के अंदर अध्ययन किया था। उसके बाद में अपने सिक्के, स्मारक, चित्रकलाएं, इन सभी का अध्ययन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह चीजें खुदाई से जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जो प्राचीन जो लोग उपयोग में लाते थे, जो खुदाई से हमें ये चीजें बाहर निकल के हमें सामने आई थी और इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसीलिए ये पुरातात्विक स्रोत का एक विवरण था, जो आज हमारी पुरातात्विक स्रोत की क्लास खत्म होती है। आगे की कड़ी में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का जो पहला जो हमने कहा था, इतिहास के स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का मदद। तो पुरातात्विक स्रोत का चैप्टर आज समाप्त होता है। हम अपनी अगली क्लास के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।